हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। इस लेक्चर में हम जानेंगे सूचना का अधिकार क्या है, क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी, हम सूचना के अधिकार के तहत किस प्रकार की सूचना तक पहुंच बना सकते हैं। अगर हमें सही सूचना या सही समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती तो किस प्रकार की पेनल्टी का प्रावधान इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किया गया है। इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो लोगों को सरकारी कार्यालयों की सूचना तक पहुंच देता है और ये भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। इससे पहले कि मैं आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया, इससे पहले हमारे पास सूचना से संबंधित कोई कानून नहीं था, या अगर था तो फिर आरटीआई की क्यों ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था। अब सवाल उठता है, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब पहले से ही हमारे पास एक कानून था और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ का भाग माना था। उसके बावजूद ऐसे क्या कारण थे कि दूसरा कानून लाने की ज़रूरत पड़ी। ना केवल आरटीआई लाया गया बल्कि आरटीआई को आर्टिकल 19 में शामिल करके मौलिक अधिकारों के तौर पर सेपरेट लीगल रिकॉग्निशन दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कभी राष्ट्रहित का हवाला दे के, कभी राष्ट्र की एकता अखंडता की बात कहकर, कभी जनहित के आवरण में जनता को शासकीय निर्णयों और कार्यवाहियों से बेखबर रखते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट या ऑल इंडिया सर्विस एक्ट या सेंट्रल पब्लिक सर्विस रूल्स का हवाला देके अपनी जवाबदेही से बचते थे। इसलिए जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार और प्रशासन निरंकुश नहीं है बल्कि वे नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं, और न केवल जवाबदेह हैं बल्कि प्रशासन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया। तो आइए जानते हैं कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में जो भी सूचना है उस तक पहुंच दी जाएगी, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है और जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, या सरकारी कार्यालयों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सूचना के बारे में मैं आपको बता दूं, सूचना का मतलब यहाँ पर है हर वो कार्यालय में होने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी सरकारी निर्णय या उस निर्णय को लागू करते समय जो भी कार्रवाई या जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें सूचना में शामिल होती हैं। ये सूचना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये किसी डिस्क की फॉर्म में हो सकती है, किसी फ्लॉपी की फॉर्म में हो सकती है, कोई टेप रिकॉर्डर की तरीके से हो सकती है, कोई वीडियो कैसेट हो सकती है, या कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह देखते हैं। इसके अलावा कोई प्रिंट आउट हो सकती है, या कोई कंप्यूटर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कंप्यूटर के अलावा किसी और डिवाइस में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यानी सरकारी कार्यालयों में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहे किसी भी फॉर्म में रखी जाए, उस इन्फॉर्मेशन तक ये आरटीआई एक्ट 2005 जनता को पहुंच देता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि हम बार बार जो पब्लिक ऑफिस की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इस पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों, हर वो व्यक्ति, हर वो पद, हर वो संस्था या
हर एक ऐसा संगठन जो या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है या जिसे हमारी संसद या राज्य की विधायिकाओं ने स्थापित किया है या जिससे सरकार के किसी ऑर्डर या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया गया है, या कोई ऐसी संस्था जो सरकार से किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ऐसी सभी संस्थाएं पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। और ये सारी पब्लिक अथॉरिटीज आपके इन कार्यालयों के आरटीआई के तहत कार्यालयों के अंदर आएंगी। अब सवाल उठता है कि आप इन कार्यालयों से किस प्रकार से आरटीआई एक्ट के दायरे में रहकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और ये सूचना आपको कब तक प्राप्त होगी। यहाँ पे आपको बता दूं कि आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसमें आपको एक सिंपल सादे पेपर पर हिंदी, इंग्लिश या जिस भी राज्य या क्षेत्र के पब्लिक ऑफिस से आपको वो सूचना चाहिए, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज में आप एक सादे पेपर पर अपनी रिक्वेस्ट लिख करके भेज सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बहुत ही मामूली सी फीस पे करनी पड़ती है। नॉर्मली ये फीस जो है ये 10 रुपये होती है, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने में अगर उस ऑफिस को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, ऐसे में आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ये चार्जेस क्या रहेंगे? अगर आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको A4 या A3 साइज़ के लिए 2 रुपये पर पेज के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। अगर पेपर का साइज़ इससे बड़ा है तो एक्चुअल कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का सैंपल या मॉडल चाहते हैं तो उस सैंपल या मॉडल की जो वास्तविक कीमत है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऑफिस में जाकर ऑफिस के अंदर ही किसी रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले 1 घंटे में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन उसके बाद आपको हर 15 मिनट के लिए 5 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप कोई डिस्क या फ्लॉपी या पेन ड्राइव या इसी प्रकार की कोई दूसरी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो आपको उस डिवाइस की पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरली इसके लिए 50 रुपीज़ होता है डिस्क या फ्लॉपी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये किसी टाइम लिमिट के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी या इसका कोई ऐसा टाइम पीरियड है नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये टाइम बाउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। एक बार जब आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो आपके रिक्वेस्ट किए जाने के विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी की जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऐसी जानकारी के अभाव में यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन खतरे में पड़ता है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ, अगर किसी वजह से डिले होता है या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो इसके बारे में, या उस ऑफिस के पास अवेलेबल नहीं है, किसी और ऑफिस से मिलेगी, तो उस मामले में रिक्वेस्टी को, यानी जिसने इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली है, उसको वापस इन्फॉर्म किया जाएगा विदिन 30 डेज। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो टाइम लिमिट है, मान लीजिए इस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपको जो सूचना है वो ना दी जाए या गलत सूचना दी जाए या ये बोल दिया जाए कि ये जो सूचना आपने मांगी है वो इसके दायरे में नहीं आती है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सूचनाएं आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। आरटीआई एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, और ये अपवाद क्या हैं? ये अपवाद हैं राष्ट्र की सुरक्षा में। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत प्रोवाइड कराना आवश्यक नहीं है। या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोर्ट की अवमानना होती हो, जिससे संसदीय विशेषाधिकार खतरे में पड़ते हों,
या उनका उल्लंघन होता हो, या ट्रेड सीक्रेसी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी सपोज करिए किसी ने कोई इन्वेंशन की है और आप उस इन्वेंशन का क्रक्स या वो फॉर्मूला मांगना चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से किसी विदेशी गवर्नमेंट ने अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन ये विश्वास करके दिया है कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगी, तो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी देना अनिवार्य नहीं है। या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले की जान को खतरा पैदा करे, तब भी इन्फॉर्मेशन देने वाला वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी इन्वेस्टिगेशन को इंटरप्ट कर सके, उसको रोक सके, या किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में ताक झांक करती हो। तो ये सारे एग्जाम्पशंस हैं। इनके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इन ऑफिसर्स के पास होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे विद इन 30 डेज। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी जो भी केसेस हैं उनमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सपोज करिए वो इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, या इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, या आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो पूरी नहीं दी गई, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, या गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में ये एक्ट आपको कुछ अधिकार देता है, यानी ये जो व्यक्ति है, जो जिसने रिक्वेस्ट की है, वो व्यक्ति अपील कर सकता है। और वो अपील कहाँ करेगा? टू द सुपीरियर अथॉरिटी। जिस व्यक्ति, जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जिसको आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट डाली, अगर वो आपकी कंप्लेंट पे आपकी रिक्वेस्ट पे कार्रवाई नहीं कर रहा या गलत कार्रवाई कर रहा है ना, तो ऐसे में आप उसकी सुपीरियर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। उसकी सुपीरियर अथॉरिटी मामले को देखेगी और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। अगर सुपीरियर अथॉरिटी भी आपके मामले को संजीदा तरीके से नहीं लेती, ऐसे में आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की शरण में जा सकते हैं। तो और ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये क्या करेंगे? ये आपके मामले को देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपकी मांग अगर जायज़ है तो आपको वो इंफॉर्मेशन पूरी और सही तरीके से सही समय के अंदर प्रोवाइड कराई जाए। अगर वो गलती पाते हैं कि पीआईओ या एपीआईओ ने सही तरीके से काम नहीं किया, ऐसे में ये उनके ऊपर 250 रुपये पर डे या 25,000 मैक्सिमम तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये तो थी आरटीआई में अब तक की जो प्रोविजंस थे। अभी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आरटीआई एक्ट जो 2005 में बना, उसमें 2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं, और इन संशोधनों के द्वारा ये कहा जाता है कि इसको कमज़ोर बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कहा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसका कार्यकाल 2005 वाले एक्ट में 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहाँ तक था, लेकिन अब 2019 में इसमें संशोधन करके इसे केंद्र सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह के बराबर थी, लेकिन अब ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसी प्रकार से ये भी आरोप है कि इस संशोधन के द्वारा आरटीआई को और ज़्यादा कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसके अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतज़ाम नहीं है। ऐसा डेटा ऐसा बताते हैं कि 2005 से 2019 के बीच में 84 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और 169 पर जानलेवा हमले किए गए। इन सब आंकड़ों या कठिनाइयों को इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। जैसे आप देखोगे कि कई बार जो आपका जन सूचना अधिकारी है ना, उसका किस प्रकार का रुख है, वो उसका क्या दृष्टिकोण है, वो आपको प्रोवाइड कराना ज़रूरी समझता है या नहीं समझता है। या इसके अलावा आप देखोगे कि कई बार कोई फाइल अगर नोटिंग में होती है तो उस नोटिंग के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो ऐसे में कई बार जो ऑफिसर हैं वो फाइल को नोटिंग में बताकर भी इंफॉर्मेशन देने से मना करते हैं।
इसके अलावा कुछ ऑफिसेज में रिकॉर्ड कीपिंग को बड़ा इरेगुलर वे में, बड़ा अनियमित व्यवस्था के साथ रखा जाता है। ये भी आरटीआई के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा कई बार जो आरटीआई के जो पीआईयू हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या कई बार उनको आरटीआई एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो इस जानकारी के अभाव में भी वो आरटीआई के जो रिक्वेस्ट हैं उन पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कठिनाई जो आरटीआई में है वो ये है कि इसके अंदर जो पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। 25,000 रुपये मैक्सिमम का जुर्माना, तो अगर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी के लिए छुपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब जो कठिनाइयां हैं उनको देखते हुए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि आरटीआई एक अप्रभावी कानून है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरटीआई जो 2005-6 में जब ये कानून बना था, उस समय केवल 24,000 लोगों ने आरटीआई के लिए आवेदन किया, और इनकी संख्या 2017-18 में बढ़ कर के 1.4 मिलियन यानी 1,40,00,000 तक पहुंच गई थी। इसका मतलब ये है कि जनता ने अपने अधिकार का अच्छे से प्रयोग किया है, उसने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाया है। प्रशासन के भ्रष्टाचार के अवसर इस एक्ट की वजह से कम हुए हैं, और यही वजह है कि आज आरटीआई सबसे कामयाब कानूनों की श्रेणी में रखा जाता है। इस कानून को ना केवल आम लोग यूज करते हैं बल्कि मीडिया भी यूज करता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो ना केवल भारत में रहता हो, अगर वो एनआरआई है तो भी वो आरटीआई फाइल कर सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने इसमें आरटीआई के बारे में डिस्कस किया कि आरटीआई कब लागू हुआ। फिर हमने देखा कि आरटीआई से पहले की क्या व्यवस्था थी और आरटीआई क्या व्यवस्था करता है। इसके बाद हमने आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है या पब्लिक ऑफिस का क्या मतलब है ये देखा। फिर हमने देखा कि आप आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, आपको कितने टाइम के अंदर जो आपके द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर हमने कुछ एग्जम्पशंस या कुछ अपवाद देखे जिन मामलों में आपको सूचना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फिर हमने देखा कि अगर आपको कोई झूठी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देता है या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। उसके बाद हमने जाना कि इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और ये किस प्रकार से आज के टाइम में कामयाब कानूनों की श्रेणी में खड़ा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।